हेलो एवरीवन, वेलकम टू सामरिया क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 6 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। हमारा जो क्लाइंट है वो 3 कंपनी में इक्विटी शेयर होल्ड करता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होल्ड करता है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ये है, उसको हमारा कोई डिविडेंड और इंटरेस्ट भी बता रखा है, मार्केट प्राइस भी बता रखा है और बीटा भी बता रखा है। ठीक है, एवरेज रिटर्न हम लोगों को बोलिए पोर्टफोलियो की 15.7%। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग सीएपीए मॉडल। हमको सेकंड में हम लोगों को रिस्क फ्री रेट बताना है। ठीक है, तो हम लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P0 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड P0 मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा, ये हम लोगों ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सीखा था। नाउ एक्सेप्टेड रिटर्न निकालने हैं हमको। एक्सेप्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आप सबको अब अच्छे से याद ही है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मैं क्या मान रही हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड से जो भी हम लोगों को रिटर्न आता है वो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है। ऑब्वियस सी बात है ना? तो हम उसके बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, D0 है वो 3600 है, 3600 पुट कर दिया, प्लस मार्केट प्राइस कितना है? 34,500 और हमारी कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट है 36,000 की। ठीक है, और इसी को हमने डिवाइड कर दिया 36 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा रिस्क फ्री रेट आ गया ये। मतलब हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रिटर्न आ गई 5.83 और इसी को मैंने रिस्क फ्री रिटर्न मान लिया। ठीक है, बी और बीटा जो है ईच सिक्योरिटीज का हम लोगों को पहले से क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमको मार्केट का रिटर्न चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको मार्केट का रिटर्न गिवन नहीं है। तो हमने क्या किया, हम लोगों को पोर्टफोलियो का रिटर्न गिवन है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सीएपीएम मॉडल में वैल्यूज डाली कि मेरे को ऑलरेडी एक्सेप्टेड रिटर्न पता है 15.7, मेरे को आरएफ पता चल गया 5.83 और मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा है नहीं। मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा तो नहीं है, पर मैं निकाल सकती हूँ पोर्टफोलियो का बीटा। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास मार्केट वैल्यूज है, तो उसके बेसिस पे मैं वेट निकाल लूंगी और मेरे पास बीटा तो है, तो वेट मल्टीप्लाई बीटा करके मैं पोर्टफोलियो का बीटा तो इजीली निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा और मेरे पास आरएफ है, तो इस फॉर्मूले से मैं इजीली आरएम तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकाला, वही तरीके से मार्केट वैल्यू मैंने लिखी, उसको ऐड किया, उसके बेसिस पे वेट्स निकाल लिए ईच सिक्योरिटी का और उसको फिर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में पोर्टफोलियो का बीटा पुट किया और एडलेस करके आरएम निकाला, तो मेरा आरएम आ रहा है 31.37%। ओके, और उसके बेसिस पे मैंने एक्सेप्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया ईच सिक्योरिटी का। ओके, और ये आंसर आ गया। और सेकंड पॉइंट में मुझसे क्या पूछा था? रिस्क फ्री रेट। तो सेकंड पॉइंट में मैंने ऑलरेडी रिस्क फ्री रेट निकाल ली थी 5.83%। ठीक है, इजी ना। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, इसमें मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो रिटर्न आई उसको मैंने रिस्क फ्री रिटर्न माना, लेकिन एक्चुअली उसका बीटा है, जबकि रिस्क फ्री रिटर्न का बीटा तो 0 होता है, पर कुछ पॉइंट का तो है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। आईसीआर ने इसको इसी तरीके से कराया है। अगर सेम क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आओगे, तो बाकी क्वेश्चन में आप लोग बीटा 0 मानकर इजीली निकाल सकते हो। ओके, रिमेनिंग का बीटा निकाल सकते हो। उस केस में क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो का बीटा भी चेंज हो जाएगा। ओके, और उसके बेसिस पे आपका आरएम भी चेंज हो जाएगा और वैसे ही आपका एक्सेप्टेड रिटर्न भी सारी सिक्योरिटीज का चेंज हो जाएगा। ओके, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आईसीआर ने इस तरीके से कर रखा है, तो मैंने इसी तरीके से किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, पर देखो ये कैसे किया हुआ है। ए होल्ड्स फॉलोइंग पोर्टफोलियो। हमको ये शेयर्स बता रखे हैं कि ये शेयर्स उसने होल्ड कर रखे हैं और ये बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड करके रखे हैं। उसका बीटा ये है, उसका कॉस्ट ये था, उसका डिविडेंड ये है और उसका मार्केट प्राइस एट द एंड ये है। ठीक है, हमको इसमें भी एक्सेप्टेड रिटर्न निकालनी है और एवरेज रिटर्न बताना है पोर्टफोलियो का क्या आएगा। हमको इसमें एवरेज रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो, पहले हमको एवरेज रिटर्न गिवन नहीं था। ठीक है, हमारी रिस्क फ्री रिटर्न हमको बता रखा है इसके अंदर 14%। इन देखो, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है
ये रिस्क फ्री नहीं है। जो रिस्क फ्री हैं वो हम लोगों ने अलग से बता दिया 14%। ठीक है, तो अब सेम तरीके से वही क्वेश्चन करना है कि हमको एक्सेप्टेड रिटर्न चाहिए, तो मेरे पास आरएफ है, बीटा है, और मुझे मार्केट का रिटर्न निकालना है। तो मैं मार्केट का रिटर्न कैसे निकालूंगी? कल जो मेरा रिटर्न आ रहा है, तो मेरे टोटल रिटर्न क्या है, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया ये वाला, तो मैंने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लिया। ओके, मेरे का क्या क्या डिविडेंड आ रहा है उससे वो लिख दिया। और कैपिटल गेन कितना हो रहा है? कैपिटल गेन क्या होता है? P1 माइनस P0। ये मेरे P1 हो गए और ये मेरा P0 हो गया। ठीक है, तो मैंने सबका अलग अलग निकाल लिया कि ये मेरा आया। ठीक है, डिविडेंड, कैपिटल गेन मैंने ऐड कर दिया, डिविडेंड और कैपिटल गेन को डिवाइड कर दिया टोटल इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई कर दिया 100। तो मेरे पास मार्केट का रिटर्न आ गया 26.33%। अब मैंने डायरेक्ट ही एक्सेप्टेड रिटर्न वाले फॉर्मूले में पुट किया और इजीली सबका अलग अलग एक्सेप्टेड रिटर्न निकाल लिया। ठीक, अब सेकंड पॉइंट में हमसे मांगा है एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज रिटर्न बोला है, एक्सेप्टेड रिटर्न नहीं बोला है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेड रिटर्न बोलता तो मैं बोलती कि ये जो भी आपने रिटर्न्स निकाले हैं उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सेप्टेड रिटर्न आएगा। हमसे नॉर्मल एवरेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे एक्सेप्टेड रिटर्न आए ईच सिक्योरिटी से उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपके पास एवरेज रिटर्न आ जाएगा। ओके, सिंपल। देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आए हो ना तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 28। योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। वही ये सारी सिक्योरिटीज हैं। ये हमारा पीओसीयू बॉन्ड है। ठीक है, उसके कॉस्ट, उसका डिविडेंड, उसका प्राइस और उसका बीटा बता रखा है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट बता रखा है 15%। और हमको बोला है एक्सेप्टेड रिटर्न बताना है आपको सीएपीएम मॉडल से, और सिंपल एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो बताना है। ठीक है, वही सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 27, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से हम लोग एक्सेप्टेड रिटर्न भी निकालेंगे और एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो भी निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 29। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ पेटलास कंपनी। प्रेजेंटली द रेट ऑफ dividend being paid by the company is 2 per share and the share is being sold at 25 per share in the market. However, the several factors are likely to be changed during the course of द ईयर एज इंडिकेटेड बिलो। हमारे सबसे पहले हमारा रिस्क फ्री रेट चेंज होने वाला है। पहले 12% था और रिवाइज होके 10% हो गया। हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम 6% था और वो रिवाइज होके 4% हो गया। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या था? मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या था? आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, ये सिर्फ आर एम नहीं है, ये आर एम माइनस आर एफ है। ओके, बीटा वैल्यू पहले हमारी 1.4 थी, अब हमारी 1.25 है। एक्सेप्टेड ग्रोथ रेट हमारी 5% थी, अब वो 9% है। हमको क्या चाहिए? हम लोगों को फॉलोइंग फैक्टर्स कंसीडर करके इन्वेस्टर को बताना है कि उसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग रिटर्न निकालेंगे एग्जिस्टिंग के बेसिस पे और रिवाइज के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले हमारे रिस्क फ्री रेट क्या दे रखा है? यहाँ 12% और यहाँ 10% के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, बीटा उसके बेसिस पे लेंगे और आर एम माइनस आर एफ अलग अलग ले लेंगे, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिटर्न और रिवाइज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकलता है? जो भी हमारा D0 है उसमें मैं ग्रोथ जोड़ूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी के माइनस जी से। जो भी मेरे के आया ना, ये आया मेरा के। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाले का के ये है और रिवाइज वाले का के ये है, तो मैं उसके बेसिस पे सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो ये चीज, ये सॉल्यूशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है। इफ इन केस अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं आता तो आप मेरी सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाली वीडियो देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मेरा एग्जिस्टिंग में P0 आया 13.63 और रिवाइज में P0 आया 36.33। तो अब जिसकी मार्केट प्राइस 25 रुपए है, ठीक है, और इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 20.4% एंड पॉसिबल इक्विलिब्रियम मेरा 13.36 पे बैठ रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन रहती है तो मुझे सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो शेयर का प्राइस है वो ओवर प्राइस है। ओके, हाउएवर अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में मेरा जो रिवाइज्ड ग्रोथ रेट है वो 9% हो जाएगा और उसके बेसिस पे मेरा रिटर्न जो है डिक्रीज हो जाएगा 15% पे। पहले मेरा रिटर्न कितने पे था? एक्सेप्टेड रिटर्न 20.4% पे। अब मेरा रिटर्न डिक्रीज हो गया 15% पे। ओके, और
उसका पॉसिबल प्राइस जो है वो होगा 36.33%। तो इस केस में मुझे ये बाय करना चाहिए। ओके, अगर हमारी रिवाइज सिचुएशन होती है तो। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 5,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, करंट ईयर डिविडेंड इज 3 पर शेयर, मार्केट प्राइस हमको 40 ईच दे रखा है। द इन्वेस्टर इज concerned about the several factors which are likely to be changed during the next year financial year as indicated below। हमको डिविडेंड पेड बता रखा है, करंट ईयर का डिविडेंड पेड 3 है और नेक्स्ट ईयर का 2.5 है। रिस्क फ्री रेट हमको बता रखी है 12% और 10%। मार्केट रिस्क प्रीमियम बता रखा है, बीटा बता रखा है, एक्सेप्टेड ग्रोथ रेट बता रखा है, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोगों को एडवाइस करना है कि हमको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो आप लोग क्या बोलोगे, मैम बुक का क्वेश्चन आया था, हमने तो इजीली सॉल्व कर दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। लेकिन आप लोग क्या करोगे, ये दिमाग नहीं लगाओगे कि करंट ईयर में मुझे डिविडेंड 3 लेना है और नेक्स्ट ईयर वाला जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे उसमें डिविडेंड 2.5 लेना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में डिविडेंड दोनों ही केस में सेम था, इस वाले केस में दोनों केस में सेम नहीं है, ठीक है। तो मुझे दोनों केस में अलग अलग डिविडेंड पेड लेना है और इसमें डिविडेंड अलग ले लेना है और उसके बेसिस पे हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और फिर जब हमने वैल्यूज निकाली और हमारा मार्केट शेयर है 40, ठीक है, मतलब हम लोगों ने को सेल कर देना चाहिए दोनों ही सिचुएशन में, मतलब करंट ईयर में भी और अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो उसमें भी हम लोगों को सेल कर लेना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 31। एन इन्वेस्टर हैज 2 portfolios known to be on minimum variance set for the population of 3 securities A, B, C having below mentioned weights। हमारे पास 2 पोर्टफोलियोज हैं, उनकी ये वेट्स हैं, ठीक है। इट्स सपोज टू दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है शॉर्ट सेल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 5,000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 3,000 इन पोर्टफोलियो वाई। तो आप लोगों को वेट बताना है ईच स्टॉक का, ए, बी और सी का, ठीक है। अब एक साथ तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले कि 5,000 तो हमने किसके अंदर लगाए हैं, पोर्टफोलियो एक्स के अंदर लगाए हैं, तो इस 5,000 को आप लोग इन वेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 3,000 हम लोगों ने लगाए हैं वाई वाले में, तो उसके बेसिस पे उन वेट्स के बेसिस पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कंबाइंड पोर्टफोलियो बना दिया। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो मेरा इतना इतना बन गया ABC का, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 8,000 हो गया और उसके बेसिस पे जब मैंने वेट्स निकाले स्टॉक के तो मेरे वेट्स आ गए ये। अब पॉइंट सेकंड क्या पूछ रहा है, पॉइंट सेकंड ये पूछ रहा है, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4,000 आउट ऑफ 8,000 इन सिक्योरिटी। मतलब हमारा जो ये वेट निकला है ना 0.26, इसकी जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 0.5 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हाउ ही विल रीअलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी सी टू इंश्योर हिज पोर्टफोलियो इज अ मिनिमम बैलेंस वेरिएंस सेट, मतलब इसी सेट में रहे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वेट ए के अंदर 0.5 इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारा वेट ए है वो हमारा 0.5 है, रिमेनिंग वेट बी एंड वेट सी को मिलाकर हमारा 0.5 बन रहा है। हम लोगों को वेट फाइंड करने हैं, वेट बी और वेट सी। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, पहले मुझे वेट बी फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास वेट ए है तो उसके बेसिस पे मैं वेट ए को मान रही हूँ कि ये डिपेंडेंट है और वेट बी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 2 सिचुएशन थी। क्या 2 सिचुएशन थी कि अगर मेरा वेट ए 30% है तो मेरा वेट बी 40% था, अगर मेरा वेट ए 20% है तो मेरा वेट बी 50% था। तो उसके बेसिस पे मैंने ये इक्वेशन बना दी, ठीक है। ये इक्वेशन आपको इजीली बनाने आती है, ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने वेट ए की जगह पे ये 30 और 20 रख दिए और वेट बी की जगह पे 40 और 50% रख दिया, 0.40 और 0.50 रख दिए, ठीक है। अब ए और ए तो दोनों सेम ही है, सेम साइन के, तो मैंने यहाँ पे इन्हें ऐड कर दी और उसके बेसिस पे साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए तो ए से ऐड कर दिया और बी जो है बी का भी साइन चेंज हो गया, बी का साइन यहाँ पे 0.30 था और यहाँ पे 0.20 था, तो फिर मैंने लेस किया तो यहाँ पे 0.10 रिमेनिंग बच गया और इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया -0.110, ठीक है। तो जब मैंने बी निकाला तो मेरा बी जो आया
वो -1 आया, ठीक है। अब इस -1 को मैंने किसके अंदर पुट किया, किसी भी एक इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, ठीक है। तो मेरे पास ए आ गया 70%, ठीक है। ये तो इजीली था कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस तो माइनस 0.30 हो गया, वहां आके ये प्लस का हो जाएगा, तो मेरा एज हो गया वो 70% हो गया, ठीक है। अब मुझे वेट बी चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो मैंने इक्वेशन बनाई ना, तो इजीली मैंने फटाफट क्या किया, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, वेट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ए, ठीक है। तो वेट ए मुझे पता है 0.50, बी मैंने निकाला है -1, तो मैंने -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.50, ओके। और ए मेरा आया था 0.70, तो उसके बेसिस में मेरा वेट भी आ गया 0.20, ठीक है। अब मेरे पास वेट बी है, तो मैं वेट सी तो इजीली निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि वेट बी और वेट सी मिलाकर मेरे 0.50 है, ठीक है। तो मैंने वेट सी इजीली निकाल दिया 0.30, और मेरे को अलोकेशन ऑफ फंड्स बताना है, मुझे वेट नहीं बताना है, ठीक है। तो मैंने फटाफट उसको 8000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सिक्योरिटी, मेरे पास वेट बी और वेट सी दोनों का इजीली अलोकेशन ऑफ फंड्स आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 April 2019 ऑन सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 25 में एक बार आ चुका है, ठीक है। हम लोगों को उनके कंपनीज के नाम बताती है, उनके शेयर्स बता दिए, और क्या कॉस्ट बता दिए कि हम लोगों ने कितनी कॉस्ट में खरीदी, ठीक है। अब सितंबर में क्या हुआ, हम लोगों को 10% डिविडेंड मिला, ठीक है, एम लिमिटेड से, और अक्टूबर में 30% हम लोगों को डिविडेंड मिला एन लिमिटेड से, ठीक है। जब कुछ गिवन नहीं होता है, तो हम लोग ये जो डिविडेंड है वो किसकी बेसिस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू की बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्च में मार्केट कोटेशन शोज अ वैल्यू ऑफ 220 एंड 290 per share of M Limited and N Limited respectively. On 1st April 2010, investor advice indicate that the dividend from M Limited and N Limited for the year ending 31st March 2011 are likely to be 20% and 35% respectively. मतलब M Limited डिविडेंड देगा 20% का, एक्सेप्टेड है। N Limited डिविडेंड देगा 35% का, ठीक है। N Limited डिविडेंड देगा 35% का, ओके। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कोटेशन ऑन 31st March 2019 आर एज फॉलोज। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं, ये उसके प्राइजेस M के हैं, ये N के हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010, ठीक है। ये तो अपन को एक्चुअल निकालना है, ओके। इसमें प्रोबेबिलिटी का जोड़ नहीं है, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ तक है, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले मुझे एवरेज रिटर्न निकालना है, तो एवरेज रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, आर एम मल्टीप्लाई वेट एम प्लस आर एन मल्टीप्लाई वेट एन, ठीक है। तो हम लोगों को बस आर एम क्या है, क्या हमारे पास आर एम है, बिल्कुल मार्केट का रिटर्न हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पेड हुआ, 220 माना है हम लोगों ने, ठीक है। पी जीरो चाहिए, पी जीरो हम लोग निकाल सकते हैं 2 लाख डिवाइड मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, ठीक है। तो 1000 खरीदे थे, तो उसके बेसिस पे मेरे पास प्राइस एट बिगनिंग आ गया 200, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे मैंने एम लिमिटेड की रिटर्न निकाल ली 15%। अब मैं वेट निकालूंगी एम लिमिटेड का, कैसे निकालू वेट, भाई टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख प्लस 150, मैंने 350 का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से मैंने 2 लाख एम लिमिटेड में लगाया, तो 2 लाख डिवाइड बाय 350, तो मेरे पास वेट आ जाएगा 0.57, ठीक है। ये तो आपको इजीली निकालना आता ही है। अब जैसे मैंने रिटर्न निकाला एम लिमिटेड का, वैसे ही आपको रिटर्न निकालना है एन लिमिटेड का, और वैसे ही आपको वेट निकालना है, ठीक है। और उसको भी अपनी वैल्यूज निकाली, उसे फॉर्मूले में पुट करना है, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.55%, तो हमारा रिटर्न हो गया। अब उसके अलावा हमको क्या चाहिए, उसके अलावा हमको चाहिए सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट द एक्सेप्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2010 एंड 11, ठीक है। तो हम लोगों को अब ये वाली चीज पूछी है, ठीक है। तो हम इजी भी तरीके से फॉर्मूला तो देखो सेम ही रहेगा, ठीक है, बस रिटर्न निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखो पहले मेरे पास P1 डायरेक्टली गिवन था, अभी मेरे पास P1 डायरेक्टली गिवन नहीं है,
ठीक है। और डिविडेंड पेड भी हम लोगों को बता रखा था, डिविडेंड पेड तो हम लोगों को बता रखा है 20% और 35%, ठीक है। तो वो तो इजीली निकाल ही लोगे आप। बस जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, जो प्राइसेस दे रखे हैं, ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सेप्टेड प्राइस पर पहुंचेंगे ऐड करके। ओके, जो हमारा P1 बन जाएगा। और P0 हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। कहाँ गिवन है? P0। आप बोलोगे P0 मैम ये रहा ना, अभी हमने निकाला था 2 लाख डिवाइड 1000। गलत, ये नहीं। P0 जो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर का मानते हैं, तो प्रीवियस ईयर का हमारा P0 कितना था? 220। ठीक है, तो 220 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न की, तो हमारे रिटर्न आ जाएगा 24.09%। ठीक है मैम, वेट जो ऊपर निकाला था वही होगा? नहीं, वेट में भी चेंजेस हो जाएंगे। कैसे चेंजेस होंगे? क्योंकि हम लोग नया वेट निकाल रहे हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 220। डिवाइड कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई 220 प्लस मेरा एन लिमिटेड की वैल्यू कितनी है? एन लिमिटेड की वैल्यू है मेरी 500 मल्टीप्लाई 290। ठीक है, तो मेरा वेट इसके बेसिस पे निकलेगा 0.60। मतलब जो वेट निकलता है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है, ना कि हम लोग उसको कॉस्ट वैल्यू पे निकालते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल कॉस्ट पे नहीं निकालते हैं। ऐसे ही आप लोग रिटर्न एन लिमिटेड का भी निकालोगे, उसका वेट भी वैसे ही निकालोगे। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि 1 माइनस जो भी वेट आपने एम का किया तो उसके बेसिस पे फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले में, तो आपका रिटर्न आ गया 18%। Advise X Company Limited of comparative risk in two investment by calculating standard deviation in each case। आपको SD निकालना है। ठीक है, तो SD तो आप लोग फ्यूचर के बेसिस पे फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग XI निकाल सकते हैं, वही रिटर्न वाला फॉर्मूला, अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को दे रखी है, और XI मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास ऐड करते ही मेन आ जाएगा। मैम हमने ये क्या निकाला था? ये हमने एक्सेप्टेड प्राइस निकाला था, अभी हमने एक्सेप्टेड रिटर्न निकाला है। ओके, और फिर हम लोगों ने XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये चीज आई। ठीक है, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना इजीली आता है। अगर नहीं आता है तो आप पहले वाली वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, रूट करते ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। सेम तरीके से एन लिमिटेड का भी निकालना है। ओके, एन लिमिटेड का स्टैंडर्ड डिविएशन इतना आ रहा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू स्टॉक A limited and B limited, and analysts prepare an ex ante probability distribution for the possible economic scenarios। मतलब हम लोगों को फ्यूचर की वैल्यूज दे रखी है आने वाले टाइम की। ठीक है, एंड द कंडीशनल रिटर्न फॉर टू स्टॉक्स एंड द मार्केट इंडेक्स एज फॉलोज। हम लोगों के साथ साथ हम लोगों को रिटर्न्स बता रखी है स्टॉक्स की, और साथ साथ मार्केट की रिटर्न्स बता रखी है। ओके, द रिस्क फ्री रिटर्न ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इज एक्सेप्टेड टू बी अराउंड 11%। मतलब हमारा RF जो है वो 11% है। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड liquidate his holding in stock A, B, or on contrary make a fresh investment in them। CAPM assumption are holding true। ठीक है, जो CAPM assumption होगी वो ट्रू होगी, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा निकालेंगे। अल्फा कैसे निकालते हैं? जेनसन अल्फा की बात चल रही है यहाँ पे। एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सेप्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न हम लोगों को बता रखें, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सेप्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेंगे? ये जो रिटर्न दे रखे हैं उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा सिक्योरिटी ए का। ठीक है, एक्सेप्टेड रिटर्न हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? CAPM मॉडल के बेसिस पे कैलकुलेट। RM हम लोग इजीली मार्केट की जो सिक्योरिटीज दे रखी है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और RF हम लोगों को दे रखा था। बीटा हम लोगों को निकालना है, बीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, इस केस में हम लोग इजीली याद करते हैं कोवेरियंस डिवाइड SD ऑफ मार्केट। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें निकालनी है। हम लोगों को AI बता रखा है कि ये बता रखा है। ठीक है, रिटर्न बता रखा है। ठीक है, मार्केट का रिटर्न्स बता रखे हैं और प्रोबेबिलिटीज बता रखी है, तो फिर मैंने फटाफट एक्सेप्टेड रिटर्न निकाला सिक्योरिटी का और मार्केट का। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैंने MI माइनस M बार का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सॉल्व करना आती है, और मैंने वेरिएंस निकाल लिया मार्केट का। ओके, और साथ साथ मैंने AI माइनस A बार मल्टीप्लाई MI माइनस M बार
मल्टीप्लाई पी आई कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास कोवेरियांस भी आ गया। ये सारी चीजें इजीली निकल जाएगी। ओके, और फिर मैंने बीटा के फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास बीटा भी आ गया, ठीक है। और आर एम मैंने अभी अभी निकाल लिया, यही 10.2, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट किया और मैंने एक्सेप्टेड रिटर्न निकाली थी, ठीक है। अब मैं जब अल्फा निकालना चाहूंगी तो मेरा अल्फा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मैंने सेम तरीके से सिक्योरिटी बी का भी निकाला, ठीक है। सिक्योरिटी बी का कम आ रहा है, तो दोनों का अल्फा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों अंडर प्राइस है, तो इन्वेस्टर चाहे तो इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 34। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंसीडरिंग 3 शेयर्स। ये पोर्टफोलियो के वेट्स हैं, इसका बीटा दे रखा है अलग अलग सिक्योरिटीज का, इसके ये एक्सेप्टेड रिटर्न है और हम लोगों को उसका टोटल वेरिएंस भी दे रखा है। एस डी बता रखा है हम लोगों को मार्केट का 10%। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डेटा, हम लोगों को कोवेरियंस बता रखा है ए बी का और ए सी का एंड बी सी का कोवेरियंस बता रखा है, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोगों को पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना है, सबसे इजी काम। हम लोगों को वेट्स दे रखे हैं, बीटा दे रखा है, प्रोडक्ट करके सीधा ऐड करना है, तो हमारे पास पोर्टफोलियो का बीटा इजीली आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या मांगा है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3 शेयर्स। हम लोगों को 3 शेयर्स के रेसिडुअल वेरिएंस मांगे, पर रेसिडुअल वेरिएंस होते क्या है, कुछ नहीं होते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है। अब हम लोगों को टोटल वेरिएंस दे रखा है, मतलब हम लोगों को टोटल रिस्क दे रखा है, ठीक है। हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला जानते हैं, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। बीटा स्क्वायर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हम लोगों को मार्केट का एस डी दे रखा है, उसका स्क्वायर करते ही हम लोगों के पास सिस्टमैटिक वेरिएंस आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। अनसिस्टमैटिक रिस्क कुछ नहीं है, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, तो हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया। वैसे ही आपको सिक्योरिटी बी का भी निकालना है, वैसे ही आप लोगों को सिक्योरिटी सी का भी निकालना है। थर्ड पॉइंट पे इन्होंने हमसे क्या मांगा है, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का तो इजी सा फॉर्मूला है, वैसे हम लोग इजीली निकाल लेंगे। बीटा हम लोगों को पता है, पोर्टफोलियो का हमने अभी ऊपर निकाला था, ये रहा, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई वेरिएंस हम लोग मार्केट का एस डी स्क्वायर करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क तो इजीली पहुंच गए, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमने क्या किया, ये जो सारे रेसिडुअल वैल्यूज निकाली, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाले ईच सिक्योरिटीज के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के स्क्वायर से। याद रखना, हम लोग हमेशा वेट से मल्टीप्लाई करते हैं हर चीज पे, लेकिन यहाँ हम लोग वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने ये निकाला ना, ये था हमारा वेरियंस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आया उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो का। हम लोगों से सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं पूछा था, हम लोगों से टोटल रिस्क पूछा था, ठीक है। तो हम लोगों ने सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को ऐड कर दिया और टोटल रिस्क इजीली निकाल दिया, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या मांगा, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय मैक्रोजिक्स। अब ये वे मैट्रिक्स तो आपको इजीली बनाने आती ही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वेट्स लिखे, यहाँ पे हमने वेट्स लिखे और यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग कोवेरियंसेस पुट कर दिए, ठीक है। ये चीज तो आपको इजीली आती है, ठीक। हम लोगों को वेट्स तो हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ही बता रखे थे कि सिक्योरिटी का वेट ये है, सिक्योरिटी का वेट ये है, कुछ नहीं करना है, फटाफट स्टेप नंबर 2 के अंदर जो वेट्स को कोवेरियंस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। और जिस पे हम पहुंचेंगे वो हमारा पोर्टफोलियो वेरिएंस होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो मैंने पहले वाले वीडियोस में इसको अच्छे से समझाया है, आप वो वाली वीडियोस देखो, आप इजीली फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। याद रखना, मैं अभी ये सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसलिए मैं फटाफट समझा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा के आई हूँ, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। रमेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ही हैज गॉट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। हमको ये सारी सिक्योरिटीज बता रखी है और एक्सेप्टेड रिटर्न बता रखा है, उसका बीटा बता रखा है और हम लोगों को वेरिएंस बता रखा है एरर टर्म का, यानी अनसिस्टमैटिक रिस्क वो बता रखा है, ठीक है। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस जो है वो 10% है, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न हम लोगों को बता रखा है 7%। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अजम्पशन, नो शॉर्ट सेल, ठीक है। याद रखना, कोई भी शॉर्ट सेल नहीं अज्यूम करनी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तक अभी तक कभी क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आएगा तो 100% 10 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग ट्रेनर रेशो फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो कर सकते हैं? हमारे पास एक्सेप्टेड रिटर्न है, ठीक है? हमारे पास आरएफ है, ठीक है? और बीटा भी है। तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये पता है कि ये एक तरीके से एक ट्रेनर रेशो का फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं फटाफट ट्रेनर रेशो के बेसिस पे इन सिक्योरिटीज़ को रैंकिंग दे देती हूँ, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? कट ऑफ पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत बड़ा-सा फॉर्मूला है, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है? ये फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है, जो भी मार्केट का वेरिएंस है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर दो टी से। टी क्या है? टी कुछ नहीं है, जो भी हमारा ट्रेनर रेशो आया, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर दो सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है? और इस पूरे को डिवाइड करना है आपको 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है? और उसके बेसिस पे आपको ये पॉइंट कट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को वेरिएंस बता रखा है, मार्केट का बिल्कुल बता रखा है 10%, ठीक है? नाउ हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या करी? सबसे पहले मैंने जो सिक्योरिटीज़ जमाई ना, ये मैंने रैंकिंग वाइज़ सिक्योरिटीज़ जमा दी, ठीक है? और जो मैंने ट्रेनर रेशो ऊपर नीचे निकाला था, वो मैंने यहाँ पे नीचे शो कर दिया, ठीक है? अब मुझे सिस्टमैटिक रिस्क चाहिए। मुझे बीटा दे रखा है, मैंने क्या किया? बीटा का स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क आ गया। मैम आज तक तो हम सिस्टमैटिक रिस्क ये थोड़ी ना पढ़ के आए, हम सिस्टमैटिक रिस्क तो ये पढ़ के आए कि बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। देखो वेरिएंस ऑफ मार्केट तो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कर रही हूँ ना, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क सिर्फ और सिर्फ बीटा स्क्वायर माना है, ओके? अनसिस्टमैटिक रिस्क मुझे क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ये देखो ये गिवन है, ठीक है? तो मैंने ये अनसिस्टमैटिक रिस्क डायरेक्टली लिख दिया और मैंने ये ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व कर दिया। ये चीज़ तो सॉल्व आप इज़िली कर सकते हो बिल्कुल। जो भी मेरे को वेरिएंस बता रखा है मार्केट का 10% मल्टीप्लाई जो मेरा टी आया 5.33 मल्टीप्लाई जो मेरा सिस्टमैटिक रिस्क है 2.25 डिवाइड कर दूँगी 40 से, तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। या तो आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है? सेम तरीके से आप कैलकुलेटर पे दूसरा वाला भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, वेरिएंस क्या है? 10%, ठीक। टी क्या है सिक्योरिटी एफ का? 4.67 मल्टीप्लाई मेरा सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? 2.25 उसको डिवाइड कर देना है किससे? अनसिस्टमैटिक रिस्क से जो 30 है। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, क्या ही वैल्यू? 3.5 ठीक है? अब ऐसे ही आप लोग सारी वैल्यूज़ नीचे इज़िली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका क्यूमुलेटिव चाहिए। क्यूमुलेटिव कैसे करेंगे? देखो 3 के आगे 3 प्लस यहाँ पे 3.6 है तो वो 3 में ऐड होके 6.5 हो जाएगा, ठीक है? अब 6.5 जो है नीचे वाले में मैं क्या लिखूँ? प्लस 5 करके लिखूँगी 11.5 ठीक है? तो क्यूमुलेटिव इज़िली हो जाएगा, ओके? ये मैंने क्या किया? ये मैंने ऊपर वाली चीज़ सॉल्व कर दी, ओके? अब मुझे ये नीचे वाली चीज़ सॉल्व करनी है, जो भी मेरा वेरिएंस आया मार्केट का उसको मल्टीप्लाई करना है, सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड करना है अनसिस्टमैटिक रिस्क से, ठीक है? तो ये इज़िली मैंने इज़िली सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मेरा मार्केट का वेरिएंस कितना है? 10% मल्टीप्लाई सिस्टमैटिक रिस्क कितना आया? 2.25 डिवाइड कर दूँगी 40 से, तो मेरे पास आएगा 0.56 वैसे ही मैंने सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है? इसको भी क्यूमुलेटिव करना है, ये आप इज़िली कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये क्यूमुलेटिव और ये क्यूमुलेटिव, ठीक है? आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको लिखूँगी 3 डिवाइड 1.56 तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। वैसे ही मैंने सारे सिक्योरिटीज़ की अलग-अलग निकाल ली, ठीक है? अब सिक्योरिटी एफ की जो है वो हमारी कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो मैंने सिक्योरिटी एफ को कट ऑफ पॉइंट दे दिया, ओके? अब मुझे कट ऑफ पॉइंट थोड़ी ना चाहिए थी, मुझे आगे चीज़ चाहिए। आगे क्या चाहिए? मुझे ज़ेड चाहिए। ज़ेड मैं कैसे निकालती हूँ? ज़ेड का फ़ॉर्मूला होता है बीटा डिवाइड अनसिस्टमैटिक रिस्क मल्टीप्लाई टी जो मैंने टी निकाला यहाँ पे टेनर रेशो माइनस कट ऑफ पॉइंट, ठीक है? मुझे सिक्योरिटी ए का बीटा पता है 1.5 डिवाइड अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है उसका 40 ठीक है मल्टीप्लाई मैं करूंगी टी मेरा इसका टर्नर रेशियो कितना आ रहा है 5.33 माइनस ठीक है कट ऑफ ये आया 2.814 ठीक है जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ये चीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो पहले ये सॉल्व करना फिर उसको मल्टीप्लाई करना 1.5 से और डिवाइड कर देना 40 से तो आपके पास डायरेक्ट की वैल्यू आ जाएगी ठीक है वैसे ही आप लोग सिक्योरिटी एफ का भी निकालोगे ठीक है तो आपका सिक्योरिटी एफ का ये आ गया ओके अब वेट ए निकालना है ठीक है ये वेट नहीं था ये जेड ए था और जेड एफ था ठीक है तो आपको वेट ए निकालना है ठीक है तो आप वेट ए कैसे निकालोगे जो भी आपने जेड ए निकाला उसको डिवाइड करना है जेड ए प्लस जेड एफ से
ठीक है, तो आप इजीली वेट ए पे पहुंच जाओगे। तो वेट ए आपका आ जाएगा 5.14%। और वेट एफ निकालना है, तो वेट एफ आप इजीली निकाल सकते हो, 1 माइनस वेट ए। तो आपके पास वेट एफ आ जाएगा 49.59%। ठीक है, आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। एक काम करो, वापस से जाओ बैक, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, देन उसको करके देखो और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई चीज रह ही जाएगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 36। अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये मार्केट है, ये इसका बीटा है, हमको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं हम लोग पोर्टफोलियो बीटा। कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ शेयर्स पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर पता है, मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और उसके बेसिस पे मैंने वेट निकाल लिए। ठीक है, वेट निकाल लिए, और बीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन ही था, मैंने वेट और बीटा को मल्टीप्लाई किया, ये सारी वैल्यूज निकाल ली और ऐड कर दिया, तो मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। सेकेंड सिचुएशन में हमसे मांगा है, इफ द PM seeks to reduce the beta 0.8, how much be the risk-free investment should he bring in? ठीक है, PM कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, वो क्या चाहता है, मेरा जो बीटा है, मेरा बीटा अभी आ रहा है 1.108, अब मेरा बीटा क्या हो, 0.8 हो। ठीक है, तो उस केस में मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बीटा, नया बीटा मिल गया 0.8। ठीक है, मैंने रिड्यूस कितना किया बीटा, मैंने रिड्यूस किया 0.308। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है आरएफ की, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, मेरा प्रीवियस पोर्टफोलियो कितने का था, 12 लाख का था, मल्टीप्लाई मेरा पोर्टफोलियो का रिड्यूस कितना हुआ बीटा 0.308, डिवाइड मेरा अभी न्यू बीटा कितना है 0.8, तो उसके बेसिस पे मेरा वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, मेरा वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न आ गया इतना। ओके, मेरे मार्केट वैल्यू पहले वाली तो सेम ही है, चार जो सेम है। ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ये वाली वैल्यू से। ठीक है, और मेरा वेट हो गया चेंज, और मेरे पास बीटा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, आरएफ का बीटा 0 होता है। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ गया 0.8। ठीक है, इतना ही मांगा था, तो मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया कि मेरे पास इतना हुआ। ओके, नाउ सेकेंड वाली सिचुएशन में बोल रहा है, इफ PM seeks to increase the beta 1.2, how much the risk free investment should be bring in? ठीक है, उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कितनी लानी पड़ेगी और शेयर्स में लगानी पड़ेगी ये बताना है। ठीक है, तो हमारा नया बीटा क्या है 1.2। ठीक है, हमारा ओल्ड बीटा क्या है, हमारा ओल्ड बीटा ये है। ठीक है, तो हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है बीटा, हमारा बीटा इंक्रीज हो रहा है इतने से। ठीक है, चेंज इन बीटा। ठीक है, तो मेरा चेंज इन बीटा इतना हो रहा है, तो मैंने ये नेगेटिव दिखा लिया। ठीक है, मेरा प्रीवियस पोर्टफोलियो कितना था 12 लाख का, तो मैंने उसको उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया न्यू पोर्टफोलियो से। ठीक है, और 92,000 मुझे क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से, और इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैंने 92,000 बोरो किए, और तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, मेरी मार्केट वैल्यूज तो सबकी सेम ही है। ओके, और वेट चेंज हो गए सबके, और बीटा मुझे सबके पता ही है, और मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बीटा निकाल लिया 1.2 सही आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। ए हैज अ पोर्टफोलियो हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, ये बीटा है, ये रैंडम एरर्स है, यानी क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ओके, और उनके वेट्स बता रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इफ इंटरनल डेविएशन ऑफ मार्केट इट 18%। ठीक है, अगर 18% है तो मुझे बताओ कि मेरा रिस्क कितना होगा। तो मेरे टोटल रिस्क मैं इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, पहले मैं सिस्टमैटिक रिस्क निकालूंगी। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, बीटा का स्क्वायर, मेरे को बीटा दे रखा है, मैं इसका स्क्वायर करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी वेरिएंस ऑफ मार्केट से। वेरिएंस ऑफ मार्केट में कैसे निकालूंगी, एसडी दे रखा है 18%, उसका स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने सबके सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लिए। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क मुझे पहले ही गिवन है। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क गिवन है, तो मैंने आपस में इनको ऐड कर दिया, हर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये आया। ठीक है, अब उसको मैं वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ऐड करते ही मेरे पास
वेरियांस आ जाएगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रिस्क चाहिए ना, तो मैंने इसका रूट कर लिया और इजीली निकाल लिया पोर्टफोलियो का रिस्क 25.30, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर टेनब्रेंट intends to invest in equity shares of the company, the value of which depends upon various parameters as below, ठीक है। हम लोगों को जी अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बीटा बता रखे हैं, उसका एक्सेप्टेड वैल्यू बता रखी है और एक्चुअल वैल्यू बता रखी है, ठीक है। और रिस्क फ्री रिटर्न बता रखा है 9.25%। हाउ मच इज द रिटर्न ऑफ शेयर्स अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। जो भी आपका एक्सेप्टेड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू करनी है अलग अलग फैक्टर की, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके बीटा से, ठीक है। और ऐड कर देना है रिस्क फ्री रिटर्न में। देखो, तो यही फॉर्मूला है और मैंने इसी के बेसिस पे ये वाला चीज कैलकुलेट करी और मेरा आंसर आ गया 17.41%, ठीक है। बहुत ईजी सा था, एक बार आप देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ORE company is 60 lakhs and total value of debt is 40 lakhs. The treasury estimates that the beta of stock is currently 1.5 and the accepted risk premium on market is 10%. The treasury bill rate is 8%. What is the beta of the company existing portfolio of asset? हमको asset का बीटा चाहिए, ठीक है। तो आपको पता हो तो अभी तक हम लोग जो CAPM में यूज करते हैं वो होता है इक्विटी का बीटा, ठीक है। पर हमको असेट का बीटा चाहिए, तो असेट का बीटा कैसे निकलता है, इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। उसमें प्लस करेंगे हम बीटा ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डेब्ट डिवाइड कर देंगे उसको वैल्यू ऑफ डेब्ट इक्विटी से और वैल्यू ऑफ डेब्ट से। हमको इक्विटी बीटा दे रखा है 1.5, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट पुट किया, मल्टीप्लाई हमको वैल्यू दे रखी है इक्विटी की 60 लाख, ठीक है। और वैल्यू ऑफ डेब्ट दे रखी है 40, तो 60 प्लस 40 वो हमने नीचे दिखा दिया। प्लस इसमें हमने एजम्पशन लिया है कि बीटा ऑफ डेब्ट जो है ना वो 0 है, ठीक है। ये हमने एजम्पशन लिया है और उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो ये तो वाला तो हो गया पूरा 0 और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास असेट बीटा आ गया 0.9, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में हमसे क्या बोला है, एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है। हमको ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है कंपनी की, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमको रिस्क प्रीमियम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पे बता रखा था 10%, ठीक है। तो CAPM मॉडल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखा है इसमें हम लोग बीटा कौन सा यूज करेंगे, असेट बीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 17%। ये ओवर नहीं है, ये ओवरऑल कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर निर्मल कुमार हैज कैटेगराइज ऑल अवेलेबल स्टॉक इन मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, स्मॉल कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक और लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक। हम लोगों को क्या बोल रखा है इन्होंने, ये बता रखा है कि जनवरी 26 में भी है आया है आरटीपी में और मई 25 में भी आरटीपी में आया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर निर्मल कुमार ऑल्सो एस्टिमेट द वेट्स, हम लोगों को वेट्स बता रखे हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के, ठीक है। और हम लोगों को सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न भी बता रखा है, ठीक है। बीटा फैक्टर 1 का बीटा बता रखा है, फैक्टर 2 का बीटा बता रखा है और फैक्टर 3 बता रखा है, ठीक है। नाउ हम लोगों को बोला है रिस्क फ्री रिटर्न जो है हमारा वो 4.5% है। सबसे सबसे पहले हमको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बेसिस पे एक्सेप्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, सेम तरीके से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर सिखाया ना, ये वाला इसके बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों को अलग अलग फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग फैक्टर्स को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फैक्टर्स दे रखे हैं। हम लोगों को रिस्क प्रीमियम बता रखा है, रिस्क प्रीमियम कुछ नहीं है, ये हमारा RM माइनस RF है, ठीक है। उसको हमने अलग अलग फैक्टर्स के बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उनका RF निकाल लिया, ठीक है। इस रिस्क फ्री रेट को मैं एक निकाल के बता देती हूँ स्मॉल कैप वाले का, ठीक है। ये हमने सबसे पहले लिखा रिस्क फ्री रिटर्न 4.5%, ठीक है। उसमें मैंने सबसे पहले फैक्टर 1 में जो रिस्क प्रीमियम है 6.85%, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.80 से, ऐड किया उसको, फिर आगे जो मेरा रिस्क प्रीमियम है नेक्स्ट फैक्टर का
माइनस 3.5%, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.39 से, और फिर मैंने आगे और ऐड किया 9.65% को मल्टीप्लाई कर दिया 1.35% थे, ठीक है। ये सब जब मैंने सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं और फिर उनको ऐड करना है, तो आप इजीली यहाँ पे पहुंच जाओगे। ओके, वैसे ही आपको सारे नीचे वाले भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, पॉइंट बी क्या कह रहा है, पॉइंट बी ये कह रहा है कि सीएपीएम मॉडल से आपको एक्सेप्टेड रिटर्न निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें खाली बीटा वाली चीज लेनी है और रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देनी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप लोग इजीली ये सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोगों को क्या बोला पॉइंट सी में, मिस्टर निर्मल कुमार वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कंसिडरिंग ओनली द स्मॉल कैप वैल्यू एंड लार्ज कैप वैल्यू ग्रोथ, ठीक है। इनको ये चीज और ये चीज चाहिए, ठीक है। इफ द टारगेट बीटा इज 1, ठीक है, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ हिज पोर्टफोलियो, हम लोगों को उस पोर्टफोलियो का वेट बताना है, ठीक है। तो हम लोगों को वेट, हम लोगों ने माना उसका वेट 1 होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा हम लोगों को 1 बता रखा है। पोर्टफोलियो बीटा निकलता कैसे, पोर्टफोलियो बीटा निकलता है जो भी हमारा सिक्योरिटीज का बीटा है, ये दे रखा है हमको सिक्योरिटीज का बीटा दोनों का, ठीक है। उसको जब मैं वेट से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पोर्टफोलियो बीटा आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे जल्दी जल्दी में कि मैम मेरे को ये वेट से रखें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, हमसे पूछा वेट है, हम लोगों को पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है ऑलरेडी 1, ठीक है। तो हम लोगों को इसका वेट निकालना है। तो मैंने इजीली ये सारी इक्वेशन सॉल्व करी और वेट निकाल लिया एसडी वाले का, स्मॉल कैप वाली का 62.3%, ठीक है। और लार्ज कैप वाली का क्या निकलेगा, रिमेनिंग 1 माइनस जो भी आपका वेट आया, तो 37.7। ओके, अगर आप परसेंटेज फॉर्म में निकाल रहे हो तो 100 माइनस 62.3% करोगे तो डायरेक्टली 37.7% आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन 5 म्यूचुअल फंड्स, हम लोगों को ये फंड्स बता रखे हैं, इसका ये रिटर्न है, इसका ये एसडी है और इसका ये बीटा बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिवॉर्ड ऑफ वॉटिलिटी रेशियो, रिवॉर्ड ऑफ वॉटिलिटी रेशियो कुछ नहीं होता है, ये होता है हमारा शार्पी रेशियो, ठीक है। एंड रैंक दिस यूजिंग शार्पी मेथड एंड ट्रेनर रेशियो, फिर ट्रेनर मेथड से भी हम लोगों को बाद में निकालना है, ठीक है। नाउ और उसको हमको रिस्क फ्री रिटर्न मानना है 6%। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको शार्पी रेशियो का फॉर्मूला पता है और उसके बेसिस पे आपको ये जो म्यूचुअल फंड दे रखे हैं अलग अलग, उनका शार्पी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, और उसको रैंक देने हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है उसको 1 और उसके बेसिस पे आगे रैंक देने हैं, ओके। वैसे ही आपको ट्रेनर रेशियो पता है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोगों को ट्रेनर रेशियोज भी निकालना है, ठीक है, और फिर उसको रैंक देना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 पोर्टफोलियो है हमारे पास, एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यूरिंग 7 ईयर पीरियड, 7 ईयर पीरियड का एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये पोर्टफोलियोज हैं, इसका ये एवरेज रिटर्न्स है, एसडी बता रखा है और कोरिलेशंस बता रखे हैं, ठीक है। मार्केट का एसडी हम लोगों को बता रखा है 1.2, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 14% और रिस्क फ्री रिटर्न बता रखा है 9%, ठीक है। हम लोगों को शार्पी मेथड से निकालना है, ट्रेनर रेशियो से निकालना है और जेनसन अल्फा से निकालना है, तीनों तरीके से निकालना है, ठीक है। आपको शार्पी रेशियो पता है, ट्रेनर रेशियो पता है और जेनसन अल्फा भी पता है, एक्चुअल माइनस एक्सेप्टेड रिटर्न, ठीक है। तो हम लोगों को शार्पी रेशियो से निकालना है, तो शार्पी रेशियो के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक्चुअल रिटर्न चाहिए, तो हमारे पास एक्चुअल रिटर्न है, ठीक है। हम लोगों को रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए 9%, वो भी है हमारे पास 9%, ठीक है। माइनस करेंगे तो आरपी माइनस आरएफ आ जाएगा, ओके। और फिर शार्पी रेशो में हम लोग क्या करते हैं, एसडी से डिवाइड करते हैं, एसडी हम लोगों को दे रखा है तो मैंने फटाफट एसडी यहाँ पे लिखा और उसके बेसिस पे जो मैंने ये निकाला था आरपी माइनस आरएफ उसको डिवाइड कर दिया एसडी से, तो मेरे पास शार्पी रेशियोज आ गए और मैंने रैंक दे दिया, ठीक है। अब मुझे ट्रेनर रेशियो निकालना है, ट्रेनर रेशियो के लिए मुझे बीटा चाहिए पर मुझे पास बीटा नहीं है, लेकिन मैं बीटा निकाल सकती हूँ जो आर दे रखा है किसका, सिक्योरिटी और मार्केट के बीच का, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी सिक्योरिटी के एसडी से और डिवाइड कर दूंगी मार्केट के एसडी से, ठीक है। तो मेरे पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया और इसी फॉर्मूले से मैंने हर सिक्योरिटी का बीटा निकाल लिया। अब मेरे पास बीटा आ गया तो मैंने एसडी की जगह पे बीटा डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ट्रेनर आ गया और उसके बेसिस पे मैंने रैंक दे दिया, ठीक है। अब जेंसन अल्फा के मुझे एक्चुअल रिटर्न चाहिए, तो एक्चुअल रिटर्न तो मेरे पास है, ठीक है, जो मुझे यहाँ दे रखा है वो मैं एक्चुअल रिटर्न है, ठीक है। एक्सेप्टेड रिटर्न सीएपीएम मॉडल से मुझे निकालना आता है, उसके लिए मुझे बीटा चाहिए, बीटा मेरे पास मैंने अभी अभी निकाला सबका,
मुझे मार्केट का रिटर्न चाहिए, वो भी दे रखा है 14%, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए 9%, वो भी दे रखा है। तो उसके बेसिस पे मैंने एक्सेप्टेड रिटर्न निकाल लिया अलग-अलग सिक्योरिटीज़ का, ठीक है? और फिर अल्फा निकाल लिया और उसके बेसिस पे भी मैंने रैंक दे दिया, ओके? तो ईज़िली ये क्वेश्चन हो गया, ओके? हाँ, यहाँ तक क्या हुआ, आपके सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ओके? मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन रखा है मई 25 का, वो भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? बहुत ईज़ी सा है। हमको सिक्योरिटीज़ बता रखी है, एसडी बता रखा है और वेट्स बता रखे हैं, ठीक है? कैलकुलेट करना है हमको 2 डेसिमल्स तक, ठीक है? हमको इन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का एसडी इफ सिक्योरिटी रिटर्न्स आर इंडिपेंडेंट। अब अगर आप लोगों ने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो दे रखी होगी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा होगा, अगर सिक्योरिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट उसको वेट, जो भी वेरियांस है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे और उसका रूट कर देंगे, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है? तो मैंने अलग-अलग वैल्यूज़ निकाली, हमको यहाँ पे एसडी दे रखा है, ठीक है? डायरेक्ट मत वो करना, इसका स्क्वायर करना है, ओके? वेट दे रखा है, वेट का भी स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ये चीज़ आप इज़िली सोच सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ बोली है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड, जब नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग रूट हटा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं एसडीए मल्टीप्लाई वेट ए माइनस एसडीबी मल्टीप्लाई वेट बी, ठीक है? तो हम लोगों ने इजीली इस तरीके से ये भी सॉल्व कर दिया। अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं एसडीए मल्टीप्लाई वेट ए प्लस एसडीबी मल्टीप्लाई वेट बी, अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मुझे खाली आपको ये फॉर्मूलेज याद कराने थे कि ये सारे फॉर्मूलेज मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा था। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन था, ठीक है? ओके, इसी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके?